नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सुंदर सा सुविचार है स्वामी विवेकानंद का। उसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए माता सरस्वती को सब मिलकर 1 मिनट के लिए याद कर लेते हैं, मिलकर प्रार्थना करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद आप लोगों के पेपर स्टाइल आपके स्क्रीन पर है। बार बार पेपर स्टाइल दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग जब भी विषय को लेकर बैठो तो इन्हीं पेपर स्टाइल के आधार पर आप विषय की तैयारी कर सको। विषय के साथ साथ हम लोगों का 7वां लेसन मैंने चालू किया था भारतीय अर्थतंत्र। उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को प्राचीन भारत की क्या विशेषता थी, प्राचीन भारत किस प्रकार से काम करता था, प्राचीन भारत की कौन सी वस्तु की विदेशों में मांग थी, वगैरह बातें हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद प्राचीन भारत के अंतर्गत स्वतंत्रता के पूर्व जो भारतीय अर्थतंत्र था उसमें रेलवे, सड़क, बैंक, सामाजिक ढांचा, कृषि, महसूल की दर वगैरह मुद्दों के बारे में पेज नंबर 78 पर हम लोगों ने लगभग देखने का प्रयत्न किया था। और अब जो आगे का मुद्दा हम लोग देखने जा रहे पेज नंबर 79 पर आप लोगों की किताब के अंतर्गत जाओ तो आप लोगों को मिलेगा कि कर की ऊंची दर। उसमें भी आपको 7 से 8 2-3 मुद्दे बनाने रहेंगे कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कर की आय के साथ संबंध में दादा भाई नौरोजी की गणना के अनुसार 1876 में ऊंची आय वाले ब्रिटेन में कर द्वारा राष्ट्रीय आय का 8% जितना हिस्सा दिया जाता है। 2 मुद्दे हुए, एक कर की दर कितनी थी, 8%, और ये गणना किसने की थी और कब, तो कि 1876 में दादा भाई नौरोजी के हिसाब से ये गणना की गई है। तीसरा मुद्दा अगर बनाते तो जबकि ब्रिटिश सरकार भारत में नीची आय वाले के पास 15%, मतलब ब्रिटेन में 8% जितना कर लिया जाता था जबकि भारत में 15% जितना कर लिया जाता था। तीसरा मुद्दा, उदाहरण दो सर। तो जैसे कि नमक पर लगाया गया कर, भारत में नमक समुद्री किनारे के रण प्रदेश में आसानी से प्राप्त होने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड के जहाज़ों द्वारा नमक भारत में लाती थी और भारत में बेचती थी। अर्थात भारत में प्राप्त होने वाली नमक पर ऊंची दर से कर लिया जाता था जिससे ब्रिटिश शासन की कर द्वारा आय प्राप्त होती थी और दूसरी तरफ भारतीय नमक महंगा होने के उसका विक्रय कम होता था तो ब्रिटेन को उसका लाभ मिलता था। इसका लाभ क्या और उसकी असर क्या हुई, शायद इसीलिए गांधी जी ने दांडी कूच की यात्रा करके नमक के सत्याग्रह को पूरा किया। इतिहास आपके सामने है। 4 मुद्दे बनेंगे। उसके बाद 8वां जो मुद्दा है चुंगी की विभिन्न दरें। चुंगी अर्थात भी कर होता है, लेकिन जब विदेश से सामान आया लाया जाता है, मतलब आयात निर्यात के ऊपर जो कर लिया जाए ना उसको चुंगी कहते हैं। तो मैं उसके बारे में बताऊँ तो परिभाषा आप लोगों की किताब में
कि आयात और निर्यात पर होने वाली वस्तुओं पर जो कर लिया जाता है उसे चुंगी अथवा जकात कहते हैं। दूसरा मुद्दा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह के पास से 1716 में ये मंजूरी पूरे देश में जकात लेने की प्राप्त की थी। मतलब 1716 में भारत की आयात निर्यात पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर लेने की या तो चुंगी लेने की मंजूरी प्राप्त की थी। इसके विपरीत भारतीय व्यापारों के विभिन्न प्रदेशों में चुंगी भरनी पड़ती थी। उदाहरण दो सर, तो सूती कपड़े के निर्यात पर 15% और ब्रिटेन से आने वाले कपड़े पर केवल 2.5%। ये भेदभाव युक्त जकात नीति भारत के सूती कपड़े के उद्योगों को, इसकी असर क्या हुई कि भारत का सूती कपड़ा बर्बाद हो गया और भारतीय उद्योगों की अवनति या अधपतन भी हुआ। उसके बाद जो आप लोगों का मुद्दा है उसके अंतर्गत आप लोगों को 11वां मुद्दा देखना है कि हस्तकला कारीगरों का शोषण। तो हस्तकला कारीगरों के शोषण की यदि बात मैं करूं, उसमें 10वां जो मुद्दा है वो औद्योगिक नीति, उसके बारे में भी थोड़ा टैली कर लीजिएगा। पेज नंबर 79 पर है कि ब्रिटिश अर्थतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार की व्यूह रचना अपनाई कि जिससे ब्रिटिश सरकार को ही लाभ, मतलब आर्थिक शोषण किया गया। दूसरा, उन्होंने विशेष प्रकार की व्यापार नीति के द्वारा भारतीय साधनों को अधिकतम उपयोग करके ब्रिटेन के उद्योगों का विकास किया। मतलब साधन भारत के और विकास हुआ ब्रिटिशों का। समय था उसका अगर आप देखो तो 1750 से लेकर 1830। उसके बारे में 9वें और 10वें मुद्दे के बारे में हम लोग आगे एक वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हस्तकला कारीगरों का शोषण 11वां मुद्दा। विभिन्न हस्तकलाओं का विक्रय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिक आय प्राप्त करने की इच्छा रखती थी और जिससे आंतरिक व्यापार में एकाधिकार का लाभ लेकर हस्तकला के कारीगरों के पास से बाजार की कीमत से कुल तुलना में 15 से 40% कीमत पर वस्तु खरीदती थी। और अगर कारीगर अपनी वस्तु को नीची कीमत पर बेचने के लिए आनाकानी करता था तो उसको शारीरिक रूप से नुकसान, जुल्म भी ये करती थी। आगे का जो 12वां मुद्दा है, मतलब 2 मुद्दे इसके अंतर्गत बनेंगे। 12वें मुद्दे की यदि मैं बात करूं तो पूंजी निवेश का प्रवाह। ये क्या होता है सर पूंजी निवेश का प्रवाह? तो पूंजी निवेश के प्रवाह की यदि बात करूं तो ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में और ब्रिटेन की जिस पूंजी का निवेश किया गया उसकी दिशा ब्रिटेन तरफ ही थी। ब्रिटेन मतलब उसने जो भी पूंजी निवेश की योजना बनाई उसका निवेश अधिकतर ब्रिटेन के अंदर अर्थात इंग्लैंड में गया। अर्थात पूंजी निवेश से भारत में पर अंग्रेजों का साम्राज्य कायम रहे। मतलब पहला मुद्दा वाक्य प्रयोग, और दूसरा इसकी नीति कैसी थी कि उस प्रकार का पूंजी निवेश किया गया कि पूंजी निवेश किया तो भारत में जाता था पर उसका सारा लाभ केवल और केवल अंग्रेजों को ही प्राप्त होता था। 2 मुद्दे। तीसरा सर उसका उदाहरण बताओ। तो सड़क है, रेलवे है, उसके ऊपर बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया गया, लेकिन उसके पीछे का मुख्य जो मकसद था, उद्देश्य था, वो कच्चे माल के आयात को बढ़ाना था। अर्थात रेलवे और सड़क के द्वारा वो अधिक से अधिक सामान ब्रिटेन में ले जा सके, इसलिए ये तो भारत की में तैयार वस्तुओं का निर्यात और लश्करी आवागमन के अनुकूल रही है। सड़क और रेल मार्गों की तैयार करना था, ये ज़्यादातर उसका एक प्रकार का स्वार्थ था। रेलवे के लिए अच्छे विशेषज्ञ और अधिकारियों को ब्रिटेन से ऊंची दर पर भारत लाया जाता था। और ब्रिटिश शासन शिक्षा के पीछे भी पूंजी निवेश किया, लेकिन उसने भारत सरकार के पास से केवल क्लर्क प्राप्त हो। भारत के लोगों ने में शिक्षा उसने फैलाई सही, लेकिन भारत में उसने केवल क्लर्क तैयार किए, कोई विशेषज्ञ तैयार नहीं किया। और इस तमाम पूंजी निवेश के खर्च के जो ऊंची ब्याज पर इंग्लैंड से जो पूंजी लाई थी उसका बोझ या तो उधारी का जो ब्याज था वो भी भारत को ही चुकाना पड़ता था। इस प्रकार स्वार्थपूर्ण पूंजी निवेश के 5 मुद्दे आप लोगों को तैयार करने हैं। और जो 9वां और 10वां मुद्दा मैंने बताया था उसके बारे में हम लोगों को देखना है, लेकिन बाद में एक 12वां मुद्दा पहले देख लेते हैं, विभिन्न प्रकार का होम चार्ज। ये क्या होता है विभिन्न प्रकार का होम चार्ज? तो उसके बारे में थोड़ा देखने का प्रयत्न करेंगे।
तो होम चार्ज की अगर मैं बात करूं तो भारत को ब्रिटिश हुकूमत के प्रशासन का चार्ज चुकाना पड़ता था, जिसे होम चार्ज कहते हैं। मतलब परिभाषा कि भारत को ब्रिटिश शासन के प्रशासन का जो चार्ज चुकाना पड़ता था उसको होम चार्ज कहा जाता है। भारत को ब्रिटिश शासन को कई प्रकार का भुगतान करना पड़ता था, जिसमें कौन कौन सा चार्ज सर? तो कि वेतन, पेंशन, भत्ता, सेना का कर्ज, ब्याज का भुगतान वगैरह वगैरह वगैरह, जिसके आधार पर बनाया गया बजट ब्रिटेन में प्रस्तुत हो। मतलब दो मुद्दे, परिभाषा और कौन कौन सा। उदाहरण दो सर, 1924-25 के वर्ष में 300 पाउंड जैसी भारी रकम भारत को होम चार्ज के रूप में और 1945 में बढ़कर 1350 लाख पाउंड का होम चार्ज भारत को चुकाना पड़ा था। उसकी असर क्या हुई? भुगतानों की वजह से भारत गरीब और भारत के कारण इंग्लैंड धनी बन गया। इस प्रकार होम चार्ज भी भारत के लिए एक प्रकार का नुकसान है। अब ये जो औद्योगिक नीति का और आर्थिक शोषण का मुद्दा है वो आगे के वीडियो के अंतर्गत देखने का प्रयत्न करेंगे। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रकार की इंक्वायरी हो तो हर्षद जानी 9825581539 नंबर पर संपर्क करके आप फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।